स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया ये क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। एज़ोस्पर्मिया होता है, जू बोलते हैं एनिमल्स को जैसे, और जोआ बोले आता है स्पर्म को, और ए मतलब कि नहीं रहना। तो ए जू स्पर्म का मतलब है कि स्पर्म्स जो है वो नहीं है बिल्कुल। तो किसी भी पुरुष में जो सीमेन रहता है उसमें स्पर्म की जो संख्या होती है वो लगभग मिनिमम 15 मिलियन पर एमएल। 1 ml में 15 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। इसका मतलब कि 1.5 करोड़ स्पर्म्स रहते हैं 1 मिलीलीटर के स्पर्म में नॉर्मली। वो मिनिमम मापदंड है। ऐसे रहने के लिए उससे भी बहुत ज़्यादा रह सकता है, 4 से 6 करोड़ भी। लेकिन अगर 1.5 करोड़ से कम है तो उसको कहा जाता है कि स्पर्म की कमी है। कुछ लोगों में माइल्ड कमी होती है, कुछ में ज़्यादा कमी होती है, और किसी किसी में पूरे तरह से कमी होती है, मतलब कि बिल्कुल स्पर्म ज़ीरो है। उसको एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु का कंडीशन बोलते हैं। अगर बात करें कि जो एज़ोस्पर्मिया के से जो पीड़ित है वो क्या पिता बन सकता है? हाँ, एज़ोस्पर्मिया केवल हम लोग सीमेन के एक बार जांच पर किसी को नहीं बोलते हैं कि एज़ोस्पर्मिया है, इसलिए कि कभी कभी जो स्पर्म्स रहते हैं टेस्टिस में बनते हैं, किसी वजह से टेम्परेरली भी शट ऑफ हो सकता है, बंद हो सकता है बनना उसका प्रोडक्शन स्पर्म का। तो उसको टाइम देना चाहिए, कुछ विटामिन वगैरह देके और कोल्ड थेरेपी देकर हम लोग दोबारा 1-2 महीने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर 2 से 3 बार में भी शुक्राणु बिल्कुल नहीं आ रहे हों 1-2 महीने के अंतराल पर भी, तब उसको फाइनली हम लोग बोलते हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया है। और उसको पहले, जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग मेडिसिन विटामिन देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, और अगर उससे ठीक नहीं होता है तो उसकी पुरुष की जांच होती है, एक ब्लड टेस्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कि कलर डॉपलर भी बोलते हैं, या नॉर्मल भी स्कैन से हम लोग टेस्टिस का और पूरे स्क्रोटम का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें काफ़ी सारी जानकारियां मिलती हैं कि टेस्टिस का साइज़ कैसा है, और एफएसएच के भी रिपोर्ट के दोनों के आधार पर हम लोग को पता ये चलता है कि ये कोई टेस्टिस से निकल के जो आता है सीमेन बाहर, उस रास्ते में कहीं रुकावट तो नहीं है। उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। और कभी कभी कोई रुकावट नहीं होता है बल्कि प्रोडक्शन ही जीरो रहता है, तो उसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। 2 तरह का एज़ोस्पर्मिया का कंडीशन है, एक में जिसमें स्पर्म बन रहा है लेकिन रास्ता बंद है, और दूसरे की रास्ता तो खुला है लेकिन स्पर्म बन ही नहीं रहा है, और दोनों का अलग अलग तरह से इलाज होता है। जहाँ पे रास्ता बंद रहता है वहाँ पे यूरोलॉजिस्ट या यूरोसर्जन उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसी तरह जैसे किसी पुरुष का अगर बंध्याकरण हो गया हो, उसको भी एज़ोस्पर्मिया हो जाएगा, तो उसका भी बंध्याकरण खोल के उसको ठीक किया जा सकता है। और जिसमें ठीक नहीं हो सकता है उसमें हम लोग को आईवीएफ के जैसी टेक्निक होती है जिसको कि इक्सी बोलते हैं, उस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। और इसमें पहले हम लोग को बायोप्सी करके देखना रहता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म है कि नहीं। इसलिए कि अगर टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म नहीं है, जिसको कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर बोलते हैं, उसमें एफएसएच का लेवल हाई रहता है और टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा रहता है, तो इस कंडीशन में कोई इलाज संभव नहीं होता है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स दोनों ठीक हैं और दवा के बावजूद अगर स्पर्म्स नहीं बन रहा है, तब हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पूरा फुल फॉर्म इसको इक्सी टेसा बोलते हैं। इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और टेसा होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। वो अलग अलग तरह से टेस्टिस से हम लोग स्पर्म्स को निकालते हैं, स्पर्म रिट्रीवल जो होता है। तो पुरुष से पहले स्पर्म्स को हम लोग निकाल कर उसको फ्रीज करके रख लेते हैं, और उसके बाद महिला में जैसे आईवीएफ की तकनीक होती है, उसको इंजेक्शन दिलाता है एग्स बनने के लिए, और जब एग्स फॉर्म कर जाता है तो सुई की ही मदद से बेहोश करके नीचे के रास्ते से उसके एग्स को निकाल लिया जाता है। उसके बाद ये जो स्पर्म्स हम लोग के पास हैं, इनको एग्स के अंदर में हम लोग एक मशीन, जो ये माइक्रो मैनिपुलेटर पीछे आप देख रहे हैं, इसके द्वारा हम लोग एक सेल के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन का ज़रूरत होता है। काफ़ी ये एडवांस्ड माइक्रोस्कोप रहता है जिसके द्वारा हम एक स्पर्म को देख सकते हैं और उसको चुन के एग के अंदर डालते हैं। फिर 5 दिन हम लोग इसी लैब में आईवीएफ के लिए, कल्चर के लिए उसको छोड़ते हैं, और 5 दिन के बाद वो पता चल जाता है कि एग फर्टिलाइज होकर अच्छा क्वालिटी का भ्रूण बन गया कि नहीं। 5वें दिन जैसे, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और अगर बन जाता है तो बेस्ट, उसमें से जो भी 1, 2 या 3 एम्ब्रियोज जो रहते हैं उसको हम लोग महिला के अंदर फिर नीचे के रास्ते से ही एक पतले सॉफ्ट कैथेटर से यूट्रस में डाल देते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इक्सी टेसा और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो आईवीएफ की ये पूरी टेक्निक है, या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जिसको बोलते हैं एआरटी, इसके द्वारा अधिकतर पुरुष जिनको कि एज़ोस्पर्मिया है उन्हें ये बच्चा इसके द्वारा हो सकता है। अगर एज़ोस्पर्मिया के कारणों की बात करें तो ये एक पुरुष को ये समस्या किन कारणों की वजह से होती है?
एज़ोस्पर्मिया के अगर हम लोग कारणों की जांच करने जाएं तो 10 से 20% केसेस में ही हम लोग को ये जानकारी मिल पाती है कि क्या है। मैंने 80% में क्यों हुआ ये नहीं पता है। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो पता रहता है कि हाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया रास्ते में तो उसके चलते होता है, और ये कारण इसके कई हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी किसी को हुआ हो, कीमोथेरेपी दिया हुआ हो, टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ हो, मम्प्स जैसा इन्फेक्शन अगर बचपन में हुआ हो वो भी टेस्टिस को डैमेज कर सकता है, कोई टॉक्सिक दवाएं अगर खा रहा हो कोई, तो ये सब कारणों से एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। तो जांच के द्वारा ही पता चलता है, ब्लड के हार्मोन्स के टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी कि किस तरह का डिफेक्ट है। कंजेनाइटल एब्सेंस भी हो सकता है सेमिनल वेसिकल्स का, जो अंदर में ग्लैंड रहता है जहाँ से पानी वो आता है सीमेन के साथ, जो सीमेन को बहा के ले जाता है, तो उसका विकास नहीं होना। ऐसे ऐसे तमाम कारण हैं जिसके चलते ये हो सकता है, लेकिन कुछ ही लोगों में ये कारण पता चल पाता है। अधिकतर केसेस में इसका कारण क्या है ये नहीं पता चलता है। आजकल जेनेटिक टेस्ट भी आए हैं जो कि थोड़े महंगे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ और केसेस जिसमें पहले पता नहीं चलता था, अब पता चल रहा है कि कुछ आनुवांशिक रोग ऐसे हैं जिसके चलते कि ऐसा एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। बट अभी भी जैसा मैंने बताया कि 60 से 70% केसेस में सब जांच होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चलता है कि ये किस कारण से है, और उसको हम लोग इडियोपैथिक एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसका कारण नहीं हम लोग जान सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया की चपेट में जो पुरुष है, क्या ये समस्या ठीक हो सकती है उनमें? 25% केसेस में ये दवाओं के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा ठीक हो सकता है। अगर किसी पुरुष में, जैसे मैंने बताया, एफएसएच हार्मोन कम दिखा रहा है कि कम है, तो एफएसएच हार्मोन का सप्लीमेंट देने से 3 से 6 महीना में ऐसे 50% से ज़्यादा पुरुष में स्पर्म्स का जनरेशन शुरू हो जाता है, और वो लोग नेचुरली भी प्रेगनेंसी उन्हें हो सकता है। और बाकी भी कुछ दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल होता है, तो बट 75% ऐसे लोग रहते हैं जिनमें इससे फ़ायदा नहीं होता है, और अल्टीमेटली उनको आईवीएफ और ICSI जैसे टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है।